एक ही मैच में रैंडी ओटन के इतने सारे आरकेओस, लेकिन उसके बाद भी बंदे के साथ स्कैम सही हो गया यार। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं WWE के बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में, जो कि मैं बोलूंगा कि एक्सपेक्टेशन से WWE ने थोड़ा ज्यादा डिलीवर करके दिया है। तो भाई वीडियो को पूरा एंड तक देखना और प्रथा के अनुसार इस वीडियो को अभी के अभी कर दीजिए आप लोग सारे लाइक। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है यूएस चैंपियनशिप के मैच के साथ में, जहां पे जेकब फाटू अपनी चैंपियनशिप को फेटल 4 में मैच में डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर, डेमन प्रीस्ट और एले नाइट। और इस मैच की जो स्टार्टिंग है, ये जो पूरा मैच ही है, मुझे ऐसा लगा था कि जेकब फाटू के अराउंड बिल्ड होगा, लेकिन शायद मैच का फिनिश कुछ और था। तो ऐसा लगा कि बाकी सारे जो सुपरस्टार्स है वो शाइन करेंगे। जैसे शुरू में एले नाइट ने एकदम से सबको तोड़ा फोड़ा, तहस नहस किया। उसके बाद डेमन प्रीस्ट ने वो काम किया, उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने किया। एंड देन हमने एक वो मूवमेंट भी देखा था छोटा सा, जहां पे जेकब फाटू एंड ड्रू मैकिंटायर का फेस ऑफ जैसा भी होता है, मतलब वो उस मूवमेंट के ऊपर थोड़ा सा फैंस का ध्यान केंद्रित करना चाह रहे थे। एक वो स्पॉट भी था जब ड्रू मैकिंटायर ने जेकब फाटू को उठा के फेंका, लेकिन ऐसा फेंका कि मतलब बंदे को सेल करना चाहिए ना। जेकब फाटो तो उठ के खड़ा हो गया और वो इधर उधर घूमे जा रहा है, तो वो काफी खतरनाक सा लगा। इसलिए जेकब फाटो को देख के ऐसा डर सा लगता है कि इस बंदे का कोई भरोसा नहीं है। इसके बाद एक बहुत यूनिक सीक्वेंस आता है। अब तक हम ऐसे देखते हैं ना कि एक ने फिनिशर मारा, फिर दूसरे ने मारा, तीसरे ने मारा, वैसा तो होता है, लेकिन इसका एंड कुछ अलग तरीके से था। तो कैसे होता है, एल नाइट ने सबसे पहले जो बीएफटी है वो जेकब फाटू को मारा, फिर डेमन प्रीस्ट आते हैं, उन्होंने जेकब फाटू के ऊपर अपना साउथ ऑफ हेवन लगाया, एंड देन ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर किया डेमन प्रीस्ट को। लेकिन इस तरीके से डेमन प्रीस्ट गिरते हैं कि वो ऑलमोस्ट पिन फॉल के सारे मैच जीत जाते हैं, क्योंकि वो तो क्लेमोर खा के गिरते हैं, बट एंड में आके ड्रू मैकिंटायर ने उस मूवमेंट पे बचा लिया चीजों को, वरना बड़ा अजीब सा फिनिश हो सकता था इस मैच का। इसके बाद हमने सीन देखा कि ड्रू मैकिंटायर ने जो है क्लेमोर लगा दिया एले नाइट को, और एक बार फिर से उस वाले एंगल के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यू ने हमको लेके जाना चाहा है कि देखो अभी भी कैसे डेमन प्रीस्ट लगा पड़ा है ड्रू मैकिंटायर के पीछे, ये इसको स्क्रू करना चाहता है, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने जो है पैर खींच लिया। तो पैर खींच लिया तो काउंट हो नहीं पाया भाई। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर का हो गया मत्था खराब। ये दोनों बंदे तो उसके बाद क्राउड में जाके लड़ते हैं और ऐसे लड़े एक दूसरे में कि भाई उसके बाद मैच में आ ही नहीं पाए। और इधर रिंग पर कुछ अलग ही काम हो रहा था। ऐसा लगता है कि इस मैच में जेकब फाटू की जो पकड़ है वो बहुत ज्यादा ढीली हो रही है। उन्होंने मतलब मूनसॉल्ट वगैरह अपने लगाया, लेकिन उससे उतनी बात बन नहीं पा रही थी। बट यहाँ पे हमने सोलो सिकोआ को आते हुए देखा, क्योंकि जेकब फाटू अकेले आए थे, तो मैं समझ गया था कि अब बंदा अकेला आया है तो शायद यहाँ पे कुछ तो इनको अगड़म तिगड़म करना होगा। और भाई एक और नया बंदा लेके आ चुके हैं सोलो सिकोआ, और ये नाम है जेफ कॉब। अगर आप एक्टिव चैटर चैनल पे, तो मैंने आपको बताया था कि ये डब्ल्यूडब्ल्यू में आने वाले हैं, बट इनको इस वाली स्टोरी लाइन के अंदर ये लेके आ गए हैं। और उन्होंने फिर एले नाइट को मारना शुरू किया है, और थोड़ी सी छाती चौड़ी है सोलो सिकोआ की। जेकब फाटू थोड़ा कंफ्यूज सा ही लग रहा है, एंड देन उसके बाद रिंग में जाके खेल जो है खत्म कर दिया उन्होंने। यहाँ पे चैंपियनशिप उन्होंने रिटेन कर ली। बट अगर आप जेकब फाटो के चेहरे पर लुक देखोगे तो वो ऐसा नहीं था कि जैसे कि वो खुश हो गए कि सोलो सिकोआ ने आके उनको मैच में मदद कर दी है। वो कंफ्यूज ही है, एंड देन वो जाते भी नहीं है उनके साथ में। जेकब फाटो निकल लिया और बस फिर सोलो सिकोआ जेफ कॉब वहां पे देख ही रहे थे। तो क्या सीन सपाटा होगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। एक मैं चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पे कि देख के ऐसा लगता है कि सोलो सिकोआ हर बार नए बंदे को लॉन्च कर रहे हैं अपने सलमान खान की तरह। बट हाँ, उधर सलमान खान के साथ भी अच्छी चीजें होती है भाई, वो बड़े स्टार है। लेकिन यहाँ पे तो यही सोलो सिकोआ का जो सीन है वो समझ में आ नहीं रहा उतना। इसके बाद शो पर अगला मैच आता है विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए बेकी लिंच वर्सेस लायरा वाल्किरिया। बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने इस फ्यूड को बिल्ड करने का, और मैच में भी वो चीज हमको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दी है। सबसे पहले लायरा वाल्किरिया ने बहुत ज्यादा मारा उनको, सबमिशन में लगा रहे हैं, कभी बैरिकेड पे। इवन हमने जो एल्बो है उससे भी जो ब्लड है वो बेकी लिंच का निकलते हुए देखा था। थोड़ा सा इंटेंस हो गया था मैच शुरू में ही। उसके बाद बेकी लिंच एक हील मूव करती है, पूरा मैच को उन्होंने पूरा थकेला सा बना दिया। लेकिन फिर लायरा वाल्किरिया इसको जो है पेस में लेके आती है, और हमने मैन हैंडल स्लैम के ऊपर लायरा वाल्किरिया को किकआउट करते हुए भी देखा है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने मैच में वो ऐसा अब ये डालते हैं ना अगर पीएलई के ऊपर, तो फिर कहते हैं कि अब ऐसा नहीं कि एक फिनिशर लेगा तो मैच खत्म हो जाएगा। अब वो चीजें थोड़ी सी अनकॉमन होती भी जा रही है डब्ल्यूडब्ल्यू में। लायरा वाल्किरिया ने भी मून शॉट लगाया, उसके ऊपर भी बेकी लिंच ने किकआउट कर दिया। फिर मैन हैंडल स्लैम लगता है, उसके ऊपर किकआउट कर दिया। अब यहाँ पे वो स्टील चेयर लेके आती हैं, लेकिन रेफरी ने उनको वो उसका यूज करने नहीं दिया, तो उसका फायदा उठा के उन्होंने टर्नबगल को एक्सपोज कर दिया।
और उसके बाद उनका इंटेंट था भी कि टर्न बगल के ऊपर वो मारें, लेकिन रोक लिया गया जो डब्ल्यूडब्ल्यू की रेफरी है उनकी तरफ से। और जितने टाइम में वो टर्न बगल को एडजस्ट कर रही थी, लायरा वाल्किरी ने अपने फिनिशर लगा दिया, लेकिन वहां पे पिनफॉल करने के लिए रेफरी था नहीं। तो वो कुछ एक सेकंड था जिसकी वजह से शायद लायरा वाल्किरी को मैच में प्रॉब्लम हो सकती थी, बट एंड में फिर उन्होंने वही सब किया कि यार पिन के सीक्वेंसेस चल रहे हैं, और उसी दौरान में लायरा वाल्किरी ने बेकी लिंच को पिन कर लिया, चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया, जो कि सही डिसीजन भी था। अपने सबमिशन मूव में वैसे ही उन्होंने बहुत फंसाया था, इवन मैच के बाद भी उन्होंने उनको अटैक किया है, आर्मबार लगाया, डिसआर्मर लगाया, वो सब जो काम है वो बेकी लिंच का कंटिन्यू था। तो इसका मतलब ये जो फ्यूड है वो भी ऐसे ही चलने वाली, बट डिसीजन सही था कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस मतलब ये मैच का जो रिजल्ट है वो लायरा वाल्किरी के फेवर में आया है। इसके बाद शो पर अगला मैच आता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए पेंटा वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में। बड़ा वियर्ड लग रहा है ऐसे देख के कि जो डोमिनिक मिस्टीरियो है उनको फैंस ने चीयर करना शुरू कर दिया, और आज हमने वैसा ही देखा, चैंट लग रहे थे उनके लिए शुरू में ही जो मैच है, क्योंकि भाई ये हाई फ्लायर्स टाइप के हैं तो फिर ऐसे ही लड़ेंगे। तीनों जो जजमेंट डे के मेंबर्स हैं उनको इजेक्ट कर दिया गया था यहाँ पे, और वो बड़ा मस्त था 1 2 3 करके ऐसे। फिर उन्होंने जब ऐसे किया तो क्राउड जो है वहां बहुत ज्यादा चिल्लाता, लेकिन फिर भी वहां पे खड़े थे फिन बैलर जिन्होंने मैच में चुल करी, बट एक खतरनाक स्पॉट सा लगा। वो जो मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर है जो वैसे इतना खतरनाक है, उसको एप्रन पे पेंटा ने डोमिनिक मिस्टीरियो को लगाया था। तो भाई वो काफी खतरनाक होता है वैसे आपकी स्पाइन और नेक के लिए। उसके बाद जब फिन बैलर बचते मैच में वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, एंड देन उसका फायदा उठाया किसने, एल ग्रांडे अमेरिकानो आ जाते हैं भाई इस मैच में। उन्होंने मार दिया पेंटा को, और पेंटा को मार दिया तो उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो को स्प्लैश ही मारना था, स्प्लैश करके उन्होंने पेंटा को पिन कर दिया और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। तो एल ग्रांडे अमेरिकानो की जो स्टोरी लाइन है वो काफी अलग अलग, जैसे पानी अपना रास्ता बना लेता है ना कहीं भी जाने का, वैसा उनको देख के लग रहा है। शुरू में डब्ल्यूडब्ल्यू का इनिशियली आइडिया कुछ अलग था, अब एल ग्रांडे अमेरिकानो कुछ अलग नजर आ रहा है, बट जो भी है विक्ट्री यहाँ पे हो चुकी है, और अभी पेंटा की जो जर्नी है वो ऐसी कंटिन्यू रहने वाली है कि कब तक वो कैप्चर करेंगे अपनी पहली डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप। इसके बाद शो पर अगला मैच आता है गुंथर वर्सेस पैट मैकेफी के बीच में, और जैसा मैंने आप सारे लोगों को पहले ही बोला था भाई पैट मैकेफी को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। काफी सारे लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि ये स्क्वॉश टाइप कुछ मैच हो सकता है, लेकिन वैसा डब्ल्यूडब्ल्यू ने बिल्कुल भी नहीं किया। सबसे पहले अगर आप गुंथर को देखोगे ना तो पूरे मैच में लिटरली बंदा ऐसा है कि ये बंदा मारेगा मुझे, वो बीच बीच में ऐसे हंस हंस के भी देख रहे थे, ऐसे सिर पे उनके जो शाबाशी है वो भी दे रहे थे, बहुत ज्यादा फनी लग रहा था गुंथर को वैसे देखना। चॉप्स वगैरह वो मारते हैं पैट मैकेफी, लेकिन एक ही चॉप धरते हैं गुंथर, और उसके बाद जो पैट मैकेफी है वो नीचे गिर जाते हैं। मल्टीपल हमने जो जर्मन सुप्लेक्सिस है वो देखे गुंथर की तरफ से, किक्स करते हैं काफी बार, लेकिन वही है एक ही हाथ मार रहे थे गुंथर और उसके बाद पैट मैकेफी गिर जाते हैं, लेकिन फाइट वो तगड़ी वाली दे रहे थे। अब इन सारे जो माहौल है उसमें ये होता है कि माइकल कोल आ जाते हैं रिंग साइड पे, क्योंकि वो काफी ज्यादा पैशनेट भी थे इस मैच में। कमेंट्री करने से पहले उन्होंने बोल दिया था कि काफी ज्यादा बायस रहने वाला हूं मैं इस मैच में, और वो वैसा कर भी रहे होते हैं। इवन कई मोमेंट पे तो ऐसा लगा कि माइकल कोल खुद भी चाह रहे थे अबे भाई रहने दो ना, अब कर दो पिन इसे, ठीक है मैच खत्म करो, क्योंकि उनको भी पता है कि गुंथर के सामने जो टिकना है वो कितना ज्यादा मुश्किल है। अब इसके बाद जब पैट मैकेफी पिन भी कर रहे होते हैं ना गुंथर को, तो भाई वहां पे उन्होंने पैर पकड़ लिया उनका कि बंदा किकआउट ना करता, वो तो किसी तरीके से किकआउट फिर भी कर दिया गुंथर ने। गुंथर ने कहा पैट मैकेफी को छोड़ो, माइकल कोल को ही पेलता हूं सबसे पहले। वो आते हैं उनको पावर बम हिट करने के लिए, ऑलमोस्ट मतलब कर ही दिया था, लेकिन पैट मैकेफी उनको वहां पे सेव कर देते हैं। एक बार बॉस्टन क्रैब में भी फंसाया था उन्होंने पैट मैकेफी को, और उससे निकलना मुश्किल लग रहा था, लेकिन वो निकल जाते हैं। उसके बाद गुंथर ने क्लोज लाइन मारी एंड देन अपना स्लीपर होल्ड लगाया, और स्लीपर होल्ड पे एक बार उनको होल्ड करने के बाद भाई पैट मैकेफी खड़ा भी हो गया, तो वहां से उन्होंने थोड़ी अपनी जो रेजिलियंस है वो दिखाया कि भाई मैं इतना आसानी से हार नहीं मान सकता। एंड देन उसके बाद वो गिरे, तो भाई उसके बाद फिर वो नहीं उठे। मैच ऑब्वियसली ऐसे ही एंड हो गया, ये गुंथर वाला मैच जीत गए, बट मैच के बाद रिस्पेक्ट दिखाई है गुंथर ने पैट मैकेफी के लिए। तो मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि आई थिंक लग रहा है ये फ्यूड अब शुरू हुई और उसके बाद एक खत्म भी हो चुकी है, तो ये क्या सिर्फ एक वन ऑफ था? आई थिंक इसको इसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। बाकी फिर गुंथर वहां से चले जाते हैं, और फिर पैट मैकेफी के लिए भी जो लोग हैं वो तालियां बजा रहे होते हैं कि वाह भाई अच्छी मैच में जो है तुमने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब आता है शो का मेन इवेंट, जो कि था अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए मैच जॉन सीना वर्सेस रैंडी ओर्टन। और ऐसा लग रहा है कि जो मसाला तड़का डब्ल्यूडब्ल्यू शायद रेसलमेनिया में भी डाल सकती थी जॉन सीना के मैच में, वो सब कुछ उन्होंने इस मैच के अंदर डाल दिया। भाई इस मैच में इतने सारे मूवमेंट्स, इतने सारे फिनिशर्स, इतने सारे सीक्वेंसेस, इतनी सारी भसड़बाजी डब्ल्यूडब्ल्यू ने करी है ना, ये मतलब जितना आई थिंक इन्होंने इसको बिल्ड करने में मेहनत नहीं करी, उससे कई गुना ज्यादा इन्होंने इस मैच के लिए मेहनत कर दी। सबसे पहले रैंडी ओर्टन की एंट्रेंस होती है, होम टाउन बॉय है भाई, तो रिएक्शन उनको तगड़ा वाला मिलना था। वही फ्लैट वाली एंट्रेंस जो है जॉन सीना की होती है। एक बार आंख में उंगली कर दी जॉन सीना ने रैंडी ओर्टन के, तो रैंडी ओर्टन कहे भाई तू होगा अपना हील, मैं बेफेस, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो हुई हरामी आदमी। उन्होंने भी जो है उनको उनकी आंख में उंगली कर दी। जॉन सीना मैच से जाने लगता भैया मैं जा रहा हूं, उसके बाद रैंडी ओर्टन को पकड़ के लेके आते हैं, और क्राउड बहुत ज्यादा
इलेक्ट्रिक था रैंडी ऑर्टन के लिए। अगर जॉन सीना मार रहा है, एक बार भी थोड़ा सा काउंटर कर दे रहा था ना रैंडी ऑर्टन, तो क्राउड का रिएक्शन सुन के आपको पता चल जाएगा कि रिंग में कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि रैंडी ऑर्टन ने किया है। इसके बाद शोल्डर टैकल हमने देखा, 5 नकल शफल जो है वो भी देखा जॉन सीना का, जो कि इस बार थोड़े ज्यादा उन्होंने अग्रेशन के साथ मारा, वरना तो बहुत ज्यादा फ्लैट लग रहा था। रैंडी ऑर्टन का वो पावर स्लैम वाला सीक्वेंस है वो हमको हमेशा हर मैच में देखता है, वो भी था। जॉन सीना एसटीएफ लगाते हैं बट वो सबमिट ऑब्वियसली करते नहीं रैंडी ऑर्टन। अब यहां से मैच ने बहुत तगड़ी वाली पेस पकड़ ली। रैंडी ऑर्टन जाते हैं अपनी विंटेज डीडीटी वो हिट करते हैं, आरकेओ के लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जॉन सीना ने उनको पकड़ा और एटीट्यूड एडजस्टमेंट के लिए वो जाते हैं, बट उसको भी उन्होंने आरकेओ में कन्वर्ट कर दिया। इस टाइम पे कमेंट्री उतनी अच्छी नहीं हुई, तो ऐसा शायद फील नहीं होगा आपको देखे कि कुछ हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों कमेंटेटर्स ने कुछ अच्छा काम किया नहीं यहाँ पे। इसको बहुत अच्छे तरीके से सेल करना चाहिए था, मस्त लग रहा था वो देखने में। और ऐसा पहली बार नहीं है कि रैंडी ऑर्टन ने डबल ए को जो है आरकेओ में बदला हो। इसके बाद जॉन सीना हिट करते हैं अपना एटीट्यूड एडजस्टमेंट, उसके ऊपर रैंडी ऑर्टन ने किक आउट कर दिया। तो फिनिशर्स तो बस ऐसे आ रहे थे कि जैसे नॉर्मल सा ही कोई मूव है, और ऐसा भी नहीं था कि मतलब ऐसा तो था कि बहुत ज्यादा फिनिशर्स थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि बस जबरदस्ती के हिट किए जा रहे हैं। वो फिनिशर जब पड़ भी रहा था तो उससे पहले बना भी रहे थे वैसा माहौल की ठीक है अब क्राउड को थोड़ा एज पे लेके आते हैं। इसके बाद मैच प्रोग्रेस करता है, शोल्डर टैकल मारने चलते हैं, एक बार लगाया और दूसरी बार जब वो लगाने जाते हैं, इससे कहते हैं आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर। उस टाइम में तो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता, ऐसा लगता है मारेंगे, और उसके बाद आरकेओ हिट हो गया तो बड़ा ज्यादा वो कूल लगा। रैंडी ऑर्टन इसके बाद पंट किक के लिए जाते, भैया ऐसे तो बंदा मानेगा नहीं, उसको वो काउंटर करते हैं। इसके बाद फिर से जॉन सीना ने एक और डबल ए फिनिशर हिट किया रैंडी ऑर्टन को, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने इसके ऊपर भी किक आउट कर दिया। तो इतने सारे किक आउट्स के बाद ये तो समझ में आ गया था कि मैच जो है बहुत ज्यादा आगे तक अभी जाने वाला है। इतनी आसानी से डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को नहीं छोड़ने वाली, भाई अब तो हम तुमको जो तगड़ा वाला मजा देंगे। जॉन सीना इसके बाद मॉक करते हैं रैंडी ऑर्टन को, वो भी पंट किक के लिए जा रहे होते हैं, बट इस दौरान में भाई जो है रेफरी वहीं पे गिर जाता है, और एक बार रेफरी गिर गया, जॉन सीना जैसा हरामी बंदा अब है तो फिर यहां सब चुल तो होनी थी। जॉन सीना ने डबल ए फिनिशर हिट किया, उसके बाद क्राउड को शांत होने के लिए बोलते हैं, बाहर जाते हैं अपनी बेल्ट लेने के लिए, क्योंकि अब उनको बेल्ट ट्रीटमेंट देनी है रैंडी ऑर्टन को। जैसे ही वो रिंग में आए, रैंडी ऑर्टन पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड थे, उन्होंने सीधा अपना आरकेओ फिनिशर एक बार फिर से जॉन सीना को हिट कर दिया। और उस टाइम पे जरा क्राउड की एनर्जी देखना, वो ऐसी थी कि क्योंकि लग रहा था कि जॉन सीना पेलेगा, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने आके आरकेओ मार दिया। लेकिन ऐसा वो कुछ पिन वगैरह नहीं कर पाए, लड़ते लड़ते फिर जो है रिंग साइड पे जाते हैं, और रिंग साइड पे गए तो जॉन सीना टेबल पे पटकने के लिए सोच रहे होते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने जॉन सीना का ही फिनिशर एटीट्यूड एडजस्टमेंट वो लगा दिया जॉन सीना को टेबल के ऊपर, अनाउंसर डेस्क के ऊपर। और उसके बाद वो दूसरी तरफ जाते हैं, वहां से भी वो टेबल निकाल के लेके आते हैं, और रैंडी ऑर्टन ने एक बार फिर से जॉन सीना को उनका ही फिनिशर टेबल के ऊपर हिट कर दिया। इतना सारा माहौल देखने के बाद लग रहा था भैया बहुत ज्यादा बैंड बच चुकी है जॉन सीना की, कहीं वो अनथिंकेबल चीज आज होने तो नहीं वाली कि रैंडी ऑर्टन टाइटल जीत जाएंगे और जॉन सीना का जो टाइटल रेन है बड़ा छोटा सा ही रह जाएगा 17 टाइम के लिए। इसके बाद क्या होता है, जॉन सीना होते हैं और उन्होंने गलती से रैंडी ऑर्टन को मारने की बजाय रेफरी को बेल्ट से हिट कर दिया। तो एक बार फिर से रेफरी गिर चुका, और यहां से तो फिर सब कुछ ही केओस मच जाता है। रैंडी ऑर्टन ने मौका सही देख लिया, उन्होंने आरकेओ हिट किया, लेकिन भैया वहां पे कोई रेफरी ही नहीं है पिन करने के लिए। जो क्राउड है वही वहां पे काउंट करे जा रहा था, लेकिन उसको कोई फायदा होता नहीं है। इसके बाद सारे लोग आ गए वहां पे देखने के लिए कि अरे जॉन सीना की रेफरी को क्या हो गया। सारे जो सिक्योरिटी वाले बंदे निकोल्डिस आ गए, एंड देन यहाँ पे जो रैंडी ऑर्टन का दिमाग पगलाया, उन्होंने निकोल्डिस को आरकेओ लगाया, और जितने बंदे थे आई थिंक 5 आरकेओ लगा, 5 आरकेओ मुझे लगता है कि 7-8 सेकंड के अंदर ही उन्होंने सबको लगा दिए। तो उस टाइम पे तो जो पूरा माहौल बन गया था कि रैंडी ऑर्टन को मैच जीतना है, और ये मैच जीतने भी वाला था लेकिन ये जीत नहीं पाया, तो इसकी वजह से अब जो उसका दिमाग है वो खराब हो चुका है। तो वो आरकेओ के जो सीक्वेंसेस है बहुत बहुत ज्यादा, अब सोचो ना भाई लगातार 5 आरकेओ अगर आपको दिख जाएंगे, एक में मजा आ जाता तो फिर वहां पे क्या ही फील आया होगा। इसके बाद रैंडी ऑर्टन कहता है बहुत हो लिया भैया, अब मैं इसको पंट किक के सहारे ही खत्म करूंगा। बीच में भैया आ जाते हैं R-Truth, तो उन्होंने मतलब जब जितने टाइम से सुन भी रहे थे कि R-Truth की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जॉन सीना के इस फेयरवेल टूर के अंदर, उस मूवमेंट पर डाला। R-Truth कहते हैं, R-Truth ने आके बोला अरे रुको भाई, अच्छा आदमी ऐसे मत मारो, दिमाग खराब हो गया पूरी तरीके से रैंडी ऑर्टन को, और ऑब्वियसली वो उनका दिमाग खराब होना ही था, और फिर इससे जो है चुल हो गई। जॉन सीना ने जो है लो ब्लो हिट किया है रैंडी ऑर्टन को, उसके बाद वो बेल्ट की तरफ जाते हैं, बेल्ट से उन्होंने हिट किया। रेफरी थोड़ा धीरे धीरे थकेले ही आया, लेकिन 3 काउंट हो चुका है और रैंडी ऑर्टन मैच हार चुके हैं। जॉनसन ने यहाँ पे चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। बट ये बात की बात है वैसे, लेकिन प्रेस इवेंट के अंदर भी R-Truth ने एटीट्यूड एडजस्टमेंट खा लिया है जॉन सीना का, तो शायद जो उनकी अकल है अब वो ठिकाने आ जानी चाहिए। और ये ऐसा क्लोज होता है कि जॉन सीना कहता है कि ठीक है तुम मुझे देख तो नहीं सकते, तुम मुझे सुन तो सकते हो, तो जस्ट उन्होंने कहा मुझे कोई थीम वीम नहीं चाहिए। उन्होंने अपनी बेल्ट को उठाया और कहते हैं कि ऐसा दिखता है लास्ट रियल चैंपियन। तो देखो इतनी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी बैकलैश के साथ में, तो
मेन इवेंट जो सबसे बड़ा मैच है वो भी कह सकते हो काफी हद तक प्रिडिक्टेबल था, लेकिन शो बैंगर लेवल पर डिलीवर हुआ है। मैंने तो देखो इसको एंजॉय किया है, मैं इसको 4.5 स्टार की रेटिंग दूंगा, क्योंकि हर एक मैच के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू की आगे स्टोरी लाइन में काफी मेजर चीजें और मेजर रोल जो है वो प्ले कर सकती है। बाकी आपको बैकलैश कैसी लगी वो आप बताना। इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे और डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।